हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाने जा रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इसके बेस पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई और नीट लेवल का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। तो आइए पहले इसके डेफिनेशन को इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे त्रिविम समवायी जो एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर परिवर्तित नहीं हो सकते क्योंकि उनमें घूर्णन प्रतिबंधित है, जो कि रूम टेम्परेचर पे हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और उसमें घूर्णन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वो रोटेशन वो नहीं कर सकता है। और सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया है, टू ग्रुप्स में अलग अलग दूरी डिस्टेंस के कारण यह आइसोमेरिज्म बनता है। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है कि इसमें दो डिस्टेंस अलग अलग होने चाहिए। आप इसे पढ़ लीजिए, आपको ऐसे बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 3D संरचना से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बंध डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं करता है, डबल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है। ये आप लोग ने ये पढ़ भी चुका होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं ली हूँ इसका, यहाँ पे एक कार्बन समूह जैसे यहाँ पे लगा है, 2 कार्बन समूह, ठीक। तो इसकी दूरी को D1 मान लेते हैं और यही यहाँ पे देखिए इसके दूरी में एक्सचेंज भी हो गया है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल, ये 3D संरचना है, ठीक है। तो हमें जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इसमें दूरी डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, तो इसमें देखिएगा एक कार्बन समूह यहाँ लगा गया है। कभी भी डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे एक एग्जाम्पल में मैं ली हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन समूह में इसकी दूरी D1 है और यहाँ पे दूरी ये हो गया D2, ठीक है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जिसमें इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि D1 D2 बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और जब कार्बन समूह ऐसे पास पास लगे होते हैं तो इसे सिस कहते हैं, ठीक। और इसे जब ये अपोजिट लग जाता है तो इसे ट्रांस कहते हैं। अब इसके आगे समझते हैं। जीआई की मतलब जियोमेट्रिकल की कुछ शर्तें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के लिए नीट में तो जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट समझने के बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए। जीआई की कुछ शर्तें हैं। यौगिक के अंदर ऐसी ज्यामिति होनी चाहिए कि सेम एटम के लिए 2 स्थितियों में कम से कम 2 सापेक्ष दूरियां हो। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी ये शर्तें होने चाहिए कि इसमें डिस्टेंस अलग अलग, 2 अलग अलग डिस्टेंस होने चाहिए, तभी ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड में 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ सेम एटम। सेम एटम के दो पोजीशन होने चाहिए डिस्टेंस के, ठीक है। जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया वही यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में देखिएगा, निषेधित बंध गुणन
मतलब इसमें घूर्णन नहीं करना चाहिए, इस यौगिक में घूर्णन नहीं होना चाहिए, तभी हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। रोटेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये जैसे कार्बन कार्बन के बंद डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बंद डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड में कभी भी हमारा रोटेशन नहीं होता है। और प्रतिस्थापी वलय होना चाहिए। ठीक है, ये सब जियोमेट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, जब तक आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। आप इस पॉइंट को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट को देखते हैं। जियोमेट्रिकल सेंटर दोनों कॉर्नर पर दो दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। इसके सेंटर पर दोनों कॉर्नर पे साइड यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताती हूँ, यहाँ पे कभी भी सेम कॉर्नर पे कभी भी सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कभी भी दो सेम साइड पे दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, आइए आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं दिखाती हूँ करके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जीआई पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, मतलब जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन लेती हूँ, आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। ये हम 3D संरचना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे 3D स्ट्रक्चर हैं। आइए इसको इस दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है, खास करके जेई नीट, जेई मेंस। अब देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए आपको वहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं होता। कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में जीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये Cl और Br और यहाँ पे Cl है। ठीक है, तीन कंपाउंड है, यहाँ पे सेम है। जब सेम कंपाउंड के बीच, यहाँ पे जैसे हम आपको बताए थे, कॉर्नर पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखिए यहाँ Cl के बीच दूरी d1 है और यहाँ पे Cl के बीच दूरी d2 है। यहाँ पे d1 बराबर नहीं है d2 के, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, और भी हम आपको आगे समझाते हैं। अब हम आपको दूसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है,
ज्यामिति केंद्र का नामकरण। अब हम जियोमेट्री आइसोमेरिज्म का नामकरण सीखेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन nomenclature of geometrical center। ज्यामिति केंद्र का नामकरण हम लोग सीखेंगे। इसे दो तरह से लिखा जाता है। एक है आपेक्षिक विन्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। RATION, ठीक। दूसरा है निरपेक्ष अभिविन्यास। मतलब ज्यामिति केंद्र का नामकरण दो तरीके से होता है, एक आपेक्षिक विन्यास, एक है निरपेक्ष अभिविन्यास। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ओ इसका नामकरण लिखने के लिए देखिए क्या क्या यूज करते हैं। एक होता है शिस ट्रांस नामकरण। दूसरा है सिन अंटी नामकरण। ऐसे ही सेम इसका EZ नामकरण। ठीक, इसे आप लिखते जाइए, आपको क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ।
जैसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। सिस ट्रांस नामकरण। सिस ट्रांस नामकरण, पहले इसको समझते हैं। सिस में क्या होता है, सेम समूह साथ साथ होते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिए थे सिस और ट्रांस का। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन समूह पास पास हैं, इसे सिस कहते हैं। और ट्रांस क्या किसे कहते हैं, जब सेम समूह अपोजिट साइड रहते हैं। समूह सेम है, अपोजिट साइड है, तो इसे ट्रांस कहते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल से समझिए। अब ट्रांस किसे कहते हैं, सेम समूह अपोजिट, यहाँ पे साथ साथ, यहाँ पे अपोजिट, ठीक है। इसे याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं फर्स्ट लेती हूँ। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। देखिए हम जैसे बताए सिस उसे कहते हैं जब सेम समूह साथ साथ हो, साथ साथ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ये इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, तो इसीलिए आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। और जब सेम समूह अपोजिट साइड रहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। आप लोगों को इजी में समझाने की कोशिश की हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए सेम समूह क्या है, साथ साथ है, H साथ साथ है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिस। और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। जैसे एक ये एग्जाम्पल है,
यहाँ पे एक कार्बन समूह CH3 लगा देते हैं। C2H5। यहाँ पे देखिए सेम समूह साथ अपोजिट साइड है, H अपोजिट है, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। सेम समूह है, अपोजिट है, तो इसे ट्रांस बोलेंगे। अब हम लोग नामकरण सीखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन ट्रांस है कौन सिस है? ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड, इसे सेंटर मानेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के इधर H है, इधर H है, तो इसे क्या बोलेंगे? जब अपोजिट हो जाता है तो इसे ट्रांस बोलते हैं। इस डबल बॉन्ड के देखिए H और H क्या है? सेम सेम है, साथ साथ, तो इसे क्या बोलेंगे? सिस। अब बात हुआ कि इसका नामकरण कैसे करें, इसे लिखते कैसे हैं। तो हमें पता है कि कभी भी हमें नामकरण करने के लिए कभी भी हमें काउंटिंग, जिधर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो उधर से काउंटिंग करना चाहिए। तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका नामकरण देखिए कैसे करेंगे। टू ट्रांस, सबसे पहले सिस और ट्रांस में से ट्रांस का लिखते हैं। 2 ट्रांस, 4 सिस, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जब 7 कार्बन रहता है तो इसे क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। हैप 2 4 डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 4 डाई इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो इसका नामकरण ऐसे करेंगे। पहले सिस और ट्रांस का पहले लिख लेंगे, उसके बाद जैसे आप नॉर्मल जैसे नेमिंग करते हैं वैसे 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख देंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 और 4 के बाद है तो डाई इन लिख देंगे। ये हो गया इसका नामकरण। अब हम आपको सिन और अंटी का नामकरण बताते हैं। बी सिन, अंटी,
नामकरण। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कोई कार्बन समूह जुड़ा होगा और हमें पता है N पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसी का हम नामकरण यहाँ पे करते हैं सिन और एंटी में, ठीक है। N डबल बॉन्ड N, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम साथ साथ रहते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सिन। और यही जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट साइड हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। जब सेम साइड है तो इसे सिन और वही अपोजिट हो गया तो इसे ट्रांस बोलते हैं। सॉरी, एंटी। यहाँ पे लोन पेयर है ना तो इसलिए इसका नाम चेंज हो जाता है। ये सेम सिस और ट्रांस के तरह ही है, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ जाने की वजह से इसका नेम चेंज हो जाता है। जब साथ साथ होते हैं तो इसे सिन कहते हैं, अपोजिट हो जाते हैं तो इसे एंटी कहते हैं। अब हम बताएंगे आपको EZ नामकरण, ठीक है। EZ नामकरण। EZ नामकरण के लिए एक पेज निकालते हैं। इसमें से पेज निकालते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग सीखेंगे EZ नामकरण, ठीक है। EZ नामकरण। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए ताकि इसका नेमिंग करने में इजी हो। ये भी सिस और ट्रांस की तरह ही है। इसमें क्या होता है, जब समूह अपोजिट होता है तो इसे ई से दिखाते हैं। वरिष्ठ समूह विपरीत
इसे बोलेंगे सीनियर ग्रुप अपोजिट। अब जेड का टुगेदर, जब साथ साथ होगा तो इसे जेड से दिखाते हैं। वरिष्ठ समूह साथ साथ। सीनियर ग्रुप टुगेदर। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, हम उसको नंबरिंग से दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम ई से, ई में क्या है, वरिष्ठ समूह विपरीत। जब समूह विपरीत होता है तो इसे ई से दिखाते हैं, और जब समूह साथ साथ टुगेदर होता है साथ साथ तो इसे जेड से दिखाते हैं। इजी है, अब बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा।